पहला पार्ट जो है आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है, आज रात में 9 बजे के आसपास में लाइव मिल जाएगा। दूसरे पार्ट में समझते हैं कि क्या किया गया। कल आपको उत्सर्जन मतलब कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उसके अंगों के बारे में बताया गया था। आज हम लोग समझेंगे कि उसके अंगों द्वारा जो जो पार्ट से जो जो चीज़ें वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं वो किस किस रूप में निकलते हैं और कितना कितना परसेंटेज या क्या क्या वैल्यू होती है। समझिए, पहला इसमें यह है कि यूरिन। अगर यूरिन किसी भी ह्यूमन बॉडी से अगर बाहर निकलता है तो यूरिन में जो टोटल वाटर की मात्रा होती है 95%, यूरिया 2%। अभी तक ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में करीब 4 से 5 बार ये पूछ चुका है कि यूरिन में पाया जाने वाला ठीक यूरिया की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 2% होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर यूरिन का पीएच वैल्यू पूछेगा तो 4.8 होता है। अब 4.8 अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि एसिडिक है, क्योंकि 7 से कम है तो 7 से जो कम होता है आपका पीएच वैल्यू एसिडिक होता है, जो 7 से बड़ा होता है वो बेसिक होता है और 7 जो है न्यूट्रल होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। नेचर कैसा होता है, एसिडिक। और येलो कलर जो होता है यूरिन का हमारे, वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। ये भी पूछा गया है कितनी बार आपको ऑब्जेक्टिव के टाइप के क्वेश्चन में, एक बार 1 नंबर में आ गया था कि वाई द कलर ऑफ द यूरिन इज़ येलो, मतलब कि बताइए कि येलो कलर क्यों होता है हमारे यूरिन का, तो यूरोक्रोम की वजह से। और जो आप लोग को टॉयलेट बताया था वो किसकी वजह से हो रहा था, नहीं, बिलरुबिन। ठीक है, बिलरुबिन जो है हमारा शौच जो है येलो कलर किस वजह से होता है, तो बिलरुबिन की वजह से येलो कलर होता है। और हमारा यूरिन जो है येलो कलर किस वजह होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। ठीक है, अब समझिए। अब इसमें कह रहा है एस्मेल जो है, एस्मेल इसलिए होता है कि उसमें अमोनिया पाया जाता है। कल ही आपको बताए थे कि अमोनिया से यूरिया में बदलने वाला कौन सा अंग है, लीवर। लीवर जो क्या करता है, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये किडनी के थ्रू यूरिन के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है और ये कुछ देर बाद क्या होता है कि फिर दोबारा अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ कहीं भी देखे होंगे कि जहाँ टॉयलेट वगैरह बना दिया था तो एक अजीब सी गंध आती है। जो गंध आती है वो किसकी होती है, अमोनिया गैस की होती है। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब समझते हैं कि मुख्य उत्सर्जी अंग जो पदार्थ निकलते हैं हमारे बॉडी से वो किस टाइप में काम करते हैं। जैसे प्लांट है तो प्लांट भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, तो वो जब निकालते हैं तो उनमें लाशा देखे होगा, चिपचिपा पदार्थ वगैरह, तो जो लाशा वाशा निकलता है, जो गोंद निकलता है, वो कहा जाएगा प्लांट का एक्सक्रीटरी मटेरियल कह सकते हो। वो एक्सक्रीशन क्या होता है, प्लांट का। प्लांट में देखो गोंद वगैरह निकल रहा होता है, तो उन लोग का प्लांट पौधे का जो होता है उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। अब इसमें कह रहा है कि यूरिया टैलिक कहाँ मिलता है, तो यूरिया उत्सर्जन होता है, ये स्तनधारियों में होता है। स्तनधारियों में मानव और पशु दोनों आते हैं। स्तनधारी के नाम से जब आता है तो ठीक है, मैमल्स की बात होती है। अब स्तनधारी के जब नाम आता है तो इसमें लगता है कि सिर्फ पुरुष नहीं है, महिला ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्तन जो है दोनों लोगों में होता है। बस ये क्या होता है कि एक उम्र के बाद 11 या 12 साल के उम्र के बाद उन लोगों में हार्मोन्स एक्टिव होने की वजह से उनका स्तनधारी हो जाता है। स्तन हम लोगों में भी रहता है लेकिन वो स्तन डेवलप नहीं होता है, तो इसलिए स्तनधारी में सब आते हैं, पूरे मैमल्स को बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, उनमें कौन सी यूरिया पाई जाती है, यूरिया टैलिक। कहाँ पर किसमें मिलता है, मैमल्स में। किसमें, मैमल्स या एनिमल में, याद रखिएगा इसको। अब इसके बाद कह रहा है कि ऊपर बाद में समझेंगे, पहले नीचे यूरिकोटैलिक जितने आपके पक्षी हैं, यूरिकोटैलिक ये कैसे होता है, यूरिको एसिड। यूरिकोटैलिक किस रूप में रहता है, तो ये भी एसिडिक रूप में है। किस रूप में है, एसिडिक रूप में है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो जितने पंछी सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स वगैरह रहते हैं उनके द्वारा उत्सर्जित चीज़ों में इसको पाया जाता है। ठीक, अमोनोटैलिक कहाँ मिलता है, तो अमोनिया उत्सर्जन इसको कहा जाता है। ये मछलियों और जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट होते हैं, ठीक, इंसेक्ट होते हैं, उनमें से निकलने वाले उत्सर्जित पदार्थ में कहा जाता है अमोनोटैलिक। ऑब्जेक्टिव में बाबू इसमें से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, और ग्वानाटैलिक क्या मिलता है, तो जो मकड़ी होती है, मकड़ी के उत्सर्जे पदार्थ को ग्वानिन उत्सर्जन कहते हैं। और इसमें क्या मिला रहता है, तो ग्वानाटैलिक क्या मिला रहता है, ग्वानाटैलिक। किसमें, मकड़ी में, स्पेशल मकड़ी की बोल रहे हैं हम। ठीक है, इंसेक्ट में है लेकिन स्पेशल मकड़ी का अलग है। ठीक, अब देखिए इसमें कह रहा है कि अब किडनी की जो बीमारी है, किडनी में कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं, उन बीमारियों को समझ लेते हैं।
इसमें अब पहला कह रहा है कि किडनी में जो स्टोन होता है, किडनी में सुने होंगे तमाम लोगों को पथरी हो जाता है, आजकल तो बच्चों में भी सुनने में आ रहा है कि पथरी हो जा रहा है। तो कम पानी पीने की वजह से किडनी में पथरी हो जाता है। तो जो किडनी में पथरी बनता है वो किसका बना रहता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना रहता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट का ही वो पथरी बना रहता है। तो स्टोन किसका बनता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बनता है। कैल्शियम बहुत ढेर सारा ऑक्जिलेट के रूप में इकट्ठा हो जाता है तो पथरी का रूप ले लेता है। उसमें यूरिया, अब कह रहा है कि किडनी किस चीज़ को फिल्टर करता है? यूरिया। और यूरिया को क्या करता है? अमोनिया। धीरे धीरे सबसे ज़्यादा अमोनिया कहाँ पाया जाएगा? किडनी में पाया जाएगा। और किडनी में किस जगह पे पाया जाएगा? कल बताए थे, रेनल हाइलम के पास। ठीक है, कल आपको बताया था कि सबसे अधिक मात्रा में अमोनिया कहाँ पाया जाएगा? तो रेनल हाइलम के पास पाया जाएगा। और ये क्या करता है कि जब यूरिया के रूप में रहता है तो हमारे बॉडी द्वारा यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है। ठीक, और नहीं निकाल पाता है तो धीरे धीरे कुछ देर बाद क्या होगा कि वो यूरिया फिर दोबारा अमोनिया में कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी को हानिकारक बना देता है। अब देखिए उसके बाद गॉट मतलब गठिया होता है। अब सुने होंगे कि जितने बुजुर्ग लोग होते हैं उन लोग को गठिया की बीमारी तुरंत होती है। और गठिया की बीमारी जो हो जाती है अक्सर देखोगे घुटने में उन लोग को दिखाई देती है। ठीक, तो गठिया की बीमारी इसलिए हो जाती है क्योंकि दो हड्डियों के बीच में जो जोड़ होता है उसके बीच में रहता है साइनोवियल फ्लूइड। उसके बीच में क्या रहता है? साइनोवियल फ्लूइड रहता है। वही हड्डी को इधर उधर घूमने में मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है तो बुजुर्ग लोग को देखे होंगे जब कहीं बैठे उठेंगे तो एक जगह बैठेंगे तो कहेंगे उठा नहीं जाता है, चला नहीं जाता, दर्द भी बहुत भयंकर करता है जहाँ पे हड्डी जॉइंट रहती है। अब उसके बीच में रहता है साइनोवियल फ्लूइड। तो मान लीजिए वो ग्रीस का काम करता है। हाँ, वो हर जगह होता है, ग्रीस का काम करता है। जब ग्रीस रहेगा तो चों चों की आवाज़ नहीं आती है ना सट वटर में। तो उसी तरह का अगर उसमें वो फ्लूइड भरा रहेगा तो हड्डी में तो क्या होता है, हड्डी जब सटेगी नहीं तो दर्द नहीं होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे उम्र के साथ कम होने लगता है और उसके बदले में क्या बढ़ने लगता है? यूरिक एसिड। जब यूरिक एसिड बढ़ने लगता है तो देखे होंगे जो हम लोग की माताएं होती हैं, यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाता है तो उनके घुटना वगैरह पैर वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। ठीक, और कभी हड्डी वगैरह में अगर दर्द भयंकर हो रहा है तो मतलब यूरिक एसिड बढ़ गया है। ठीक, यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो इसके लिए क्या होता है कि प्रोटीन वगैरह की कहा जाता है कि प्रोटीन दाल वगैरह थोड़ा सा कम खाइए जिससे प्रोटीन पे कंट्रोल रहे, तो उससे थोड़ा कंट्रोल में आता है यूरिक एसिड। किडनी खराब किसी व्यक्ति का अगर हो गया है और वो व्यक्ति का डेथ हो गया है, या फिर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का अगर किडनी ट्रांसप्लांट करना है, कोई व्यक्ति डेथ कर गया है, उसका किडनी स्वस्थ था तो 48 घंटे के भीतर ट्रांसप्लांट कर लेना है। अगर 48 घंटे के भीतर उसको ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो किडनी वो डैमेज हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो किसी भी डेड शरीर से अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, अच्छे व्यक्ति में लगाना है, ठीक, तो वो कितने घंटे, मरने के कितने घंटे के अंदर? 48 घंटे के अंदर वो चीज़ें हो जानी चाहिए, तब वो किडनी वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक, दो हड्डियों के जोड़ में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? साइनोवियल फ्लूइड। उम्र के साथ क्या बढ़ता है और क्या घटता है? साइनोवियल फ्लूइड घटता है और यूरिक एसिड बॉडी के साथ बढ़ता है। इस वजह से जोड़ों में दर्द भयंकर रहता है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया? अब समझते हैं कि इसके बाद अब समझते हैं कि प्रोटीन जो है, अब देखिए हम लोग के बॉडी में सबसे दिक्कत होती है प्रोटीन को पचाने में। प्रोटीन को पचाने में चिकन वगैरह ज़्यादा खा लिए, मान लीजिए राजमा का सब्जी वगैरह जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, उसको पचाने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसमें से क्या रिलीज होता है? तो नाइट्रोजन रिलीज होता है। उसको पचाने के लिए क्या रिलीज होता है हमारे बॉडी से? नाइट्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती है, तो उसको पचाता है। अब एक दिन में हमारा किडनी जो है कितना लीटर ब्लड को फिल्टर कर सकता है? तो 190 लीटर पर डे ये क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, ब्लड को फिल्टर 190 लीटर करता है। क्लियर है? लेकिन यूरिन बनाने की बात आती है तो यूरिन जो 0.9 से 2 लीटर तक ये यूरिन हमारे बॉडी में बनाता है। बात में आ रही है? अब यूरिन बनाने की बात आ रही है तो यहाँ पर अब थोड़ी सी चीज़ों को समझिए। जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उन लोगों के जो यूरिन ब्लैडर होता है, और यूरिन ब्लैडर में क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान लास्ट दिनों में, मतलब 7 या 8 या 9वें महीने में क्या होता है कि उनको यूरिन जल्दी होता है और टॉयलेट जल्दी जाती हैं। इसलिए जाती हैं क्योंकि उस समय क्या होता है कि उसका यूरिन ब्लैडर जो है जब बहुत ज़्यादा मात्रा में किडनी वर्क नहीं कर पाता है।
क्योंकि उनके पूरे बॉडी को घेर कर रखता है, तो जल्दी जल्दी यूरिन फॉर्म होता है और जल्दी जल्दी बॉडी से वॉश आउट हो जाता है, इसलिए उनको जल्दी जल्दी क्या होता है, टॉयलेट आना और जाना पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, उस समय। अब आते हैं हम लोग कि अगर किडनी में बीमारी हो गई है तो उसको इलाज कराने में कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और कैसे इसको सही करता है, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखते हैं। तो इस प्रक्रिया का नाम है डायलिसिस। अब डायलिसिस के द्वारा ही जो होता है किसी भी व्यक्ति का किडनी का इलाज किया जाता है। अब डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है कि डायलिसिस ये तब की जाती है जब किसी व्यक्ति का मान लीजिए किडनी काम नहीं कर रहा है, किडनी खराब हो गया है। ठीक, तो एक आर्टिफिशियल किडनी उसके में लगा दिया जाता है और ये आर्टिफिशियल किडनी मान लीजिए अगर लगा दिए हैं तो उसका भी डायलिसिस कराना पड़ेगा। डायलिसिस का मतलब सफाई का काम, सिंपल से समझिए। किडनी में जितनी गंदगी बैठी रहती है उसको साफ कर देंगे, फिर कुछ दिन तक चलेगा, फिर कुछ दिन बाद साफ कर देंगे। ये प्रक्रिया कुछ दिन तक चलती है। तो दो सिचुएशन हो सकता है, या तो उस व्यक्ति का परमानेंट किडनी खराब हो गया हो, तो परमानेंट किडनी खराब हो गया हो तो उसके जगह पर दूसरा किडनी लगाया जाएगा। अगर किसी ने डोनेट किया तो अच्छा बात है, नहीं डोनेट किया है तो उसको आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाएगी। बात समझ रही है। अब देखिए, अब डायलिसिस की प्रक्रिया का क्या होता है कि ये डायलिसिस क्या करता है कि किसको फिल्टर करता है, ब्लड को, और जितना भी व्यर्थ मतलब बेकार प्रोडक्ट होगा हमारे बॉडी से बाहर करने में ये मदद करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये डायलिसिस की प्रक्रिया इसलिए भी किया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सके, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। ये डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। अब डायलिसिस की प्रक्रिया टोटल 3 प्रकार की होती है। एक होता है हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल, और तीसरा होता है ट्रिपल आर और टी। ट्रिपल आर टी इसको बोलते हैं रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। 3 प्रकार से डायलिसिस किए जाते हैं। अब देखिए, कह रहा कि अगर ये जो हीमोडायलिसिस है ये जितने भी गंदे पानी वगैरह को है, इसकी डायलिसिस के दौरान इससे गंदे पानी को बाहर निकाल दिया जाता है और क्या खून को जो ब्लड है उसको अलग रख कर क्या किया जाता है कि झिल्ली के दौरान अलग से वो आता है और जितना गंदा पानी रहता है दूसरे रास्ते निकल जाता है। ठीक, तो उसको बोला जाता है हीमोडायलिसिस। अब नमक और इलेक्ट्रोलिटिक ये क्या मेंटेन करता है, ये आपका फिर से ब्लड प्रेशर को ही मेंटेन करता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा तभी क्या हो सकता है कि नॉर्मल डायलिसिस हो सकती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो किडनी पर भी जोर पड़ेगा, और जब किडनी पर जोर पड़ेगा तो वो अच्छे से डायलिसिस नहीं हो पाता है। तो इसीलिए वो इलेक्ट्रोलिटिक मतलब उसको ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ब्लड को अलग हटाकर क्या कहता है, अलग झिल्ली से उसको गुजारा जाता है, क्योंकि ब्लड का रास्ता दूसरा, गंदे पानी का रास्ता दूसरा, और दोनों को अलग अलग रास्ते से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि डायलिसेट में क्या है कि इम्प्योर जितना इम्प्योरिटी वाले जितने भी मटेरियल रहते हैं वो डायलिसेट द्वारा बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। ये प्रक्रिया किस में होती है, तो ये हीमोडायलिसिस में होती है। इसके बाद आता है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या होता है कि इसमें भी ब्लड प्रेशर मेंटेन करना ही है। आप चाहे जैसा भी डायलिसिस करा लीजिए, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो किडनी पर जोर पड़ने की वजह से किडनी पर ज़्यादा जोर पड़ेगा तो डायलिसिस अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक, तो उस समय आदमी के जान का हानि होता है। ब्लड प्रेशर लो है तब भी दिक्कत होगा, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहना जरूरी है। ठीक, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और साथ ही एक आता है कैथेटर होता है। ये एक नली होती है जो पेट में थोड़ा सा सर्जरी करके पेट में डाल दिया जाता है, और डाल के कुछ देर तक डायलिसिस घोल मिलाकर कुछ देर तक किडनी में छोड़ दिया जाता है। पेट में थोड़ा सा होल किया जाएगा, सर्जरी किया जाएगा, सर्जरी करके उसको क्या कहता है कि डायलिसिस घोल बनाकर और उस किडनी में कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है। और कुछ देर छोड़ देने के बाद उसको कुछ घंटे 2-4 घंटे के बाद उसको फिर बाहर उसमें से जितना इम्प्योरिटीज रहता है सारा बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। इसको बोलते हैं कौन सा मेथड, पेरिटोनियल मेथड या पेरिटोनियल डायलिसिस। बात समझ आ रही है। इसके बाद जो तीसरा वाला है रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसको RRT के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको 24 घंटा लगातार ICU में रहना पड़ता है। उस व्यक्ति को 24 घंटा लगातार ICU में रहना पड़ता है, और ये डायलिसिस लगातार 24 घंटे में ही होती है। उस थेरेपी का नाम है रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी।
उसमें से क्या होता है कि गंदी चीज़ों को निकाल कर अच्छी चीज़ों को फिर से उसमें अलग अलग किया जाता है। प्रक्रिया वही होगी, इम्प्योरिटीज को बाहर करना है, उसको शुद्धिकरण करना है, बात वही होगी। लेकिन इसको 24 घंटा लग जाता है। जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तब तो उसको आईसीयू में रख कर ये सारी चीज़ें की जाती है। यहाँ पे आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये टोटल एक्सक्रीशन चैप्टर ख़त्म होता है। किसी को डाउट है बोलिए।